हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले जान लें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने इसके पहले जो पढ़ा था लुईस में बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि हाइपरवैलेंट क्या है, हाइपोवैलेंट क्या है, ओवरलैपिंग को अच्छे से नहीं समझा पाया कि आखिर ओवरलैप कर रहे हैं, आखिर बॉन्डिंग बन रही है तो कैसे, उसको बिल्कुल अच्छे से समझाने का काम किया था वीवीटी ने। वीवीटी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हिटलर एंड लंदन। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हिटलर एंड लंदन। ये वो हिटलर नहीं है जो तानाशाह था, ये हिटलर साइंटिस्ट है। और ये वो लंदन यानी देश नहीं है, कंट्री नहीं है, ये भी एक साइंटिस्ट था। यानी कि वीवीटी गिवन बाई या फिर इंट्रोड्यूस बाई हिटलर एंड लंदन। वीवीटी तो दे दिया इन्होंने, लेकिन देने के बाद इसको आगे बढ़ाने का काम किया पॉलिंग एंड स्लेटर ने। किसने? पॉलिंग एंड स्लेटर ने। ठीक है, साइंटिस्ट याद है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखते हैं वीवीटी क्या कहती है। वीवीटी कह रही है कि जो दो एटम है आपस में ओवरलैप करने आ रहे हैं, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बॉन्डिंग में, जो दो एटम आपस में ओवरलैप करने आ रहे हैं, इन ओवरलैपिंग से पहले कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस है, जिसके बाद ये आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं। पहला कि जो एटम आपस में ओवरलैप करने आ रहे हैं, सबसे पहले तो इनके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा कि जो इनके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई? अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। समझ में आया? यानी कि अगर हमें किसी इंसान की शादी करानी है तो सबसे पहले तो वो शादी वाला होना नहीं चाहिए, यानी कि अकेला होना चाहिए, तब भी उसकी पेयरिंग पॉसिबल है इसके हिसाब से। इस चीज़ को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। एग्जाम्पल ही लेते हैं इसका। फर्स्ट H2, यानी ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s1 दैट इज एंड देन दे मेक। यानी कि क्या हमारे वीवीटी को ये फुलफिल कर रहा है? देखते हैं। उसने कहा कि आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। स्पिन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एक प्लस हाफ होता है तो दूसरा माइनस हाफ। कहना क्या चाहता है? यानी एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। तो क्या कह रहे हैं? यानी कि एक का अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड, यानी कि स्पिन भी क्या है? अपोजिट है। एंड देन दे मेक ओवरलैप टू ईच अदर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और ये ओवरलैप तो किया और उसके बाद बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड। क्या समझ में आया? दूसरा एग्जांपल से समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया तो कोई नहीं। दूसरा एग्जांपल है HCl का। ये रहा H और ये रहा Cl, 1s1 नियॉन, 3s2 3p5 आउटर मोस्ट सेल। अच्छा सर, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, 5, स्पिन हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमें ओवरलैपिंग करानी है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर गया। और जब ये दोनों चीजें क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम थोड़ा ऑर्बिटल अप्रोच से और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? जब हम शेप पढ़ लेंगे तो। हालांकि हमें बता दे रहा हूं, एस जो होता है वो डंबल शेप होता है और पी जो होता है वो डबल डंबल होता है समझ? सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। पी जो होता है वो डंबल शेप होता है, डी होता है डबल डंबल। यानी पी जो हो गया वो डंबल शेप और ये हो गया स्फेरिकल। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, और वो स्पिन अपोजिट कर देंगे। और ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये कुछ ऐसा बना लेगा।
ये रहा ऑर्बिटल अप्रोच, इसको कहते हैं। लेकिन अभी हमने शेप नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से मैं अभी नहीं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये हो गया पीवीटी। पीवीटी ने इस तरह की बातें करी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होने चाहिए, ठीक है सर। अगला सवाल हमारे मन में ये आ रहा होगा कि सर हमने ओवरलैपिंग तो करा दी, जब ओवरलैपिंग ही करानी है तो इसको उठा के इसके ऊपर ही रख दो ना सर, ऐसे अच्छा ओवरलैपिंग होगा, है नहीं। फिर पीवीटी कहती है कि 50%, 50% से एवब ओवरलैपिंग हम नहीं करा सकते हैं। क्यों भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। जैसे 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग कराने जाते हैं तो यहाँ रिपल्सन आ जाता है। क्या आ जाता है? रिपल्सन। और जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना था वो वीक हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्राइटेरिया देना पड़ा कि पीवीटी में 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ये सवाल आ सकता था कि सर जब ओवरलैपिंग कराना है तो एक दूसरे को ऊपर रख दो ना, नहीं, 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करा सकते हैं। एक बार पीवीटी देखते हैं, पीवीटी क्या कह रही है। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो उसको हम हाफ फील्ड कह सकते हैं या अनपेयर्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन। फिर से देखते हैं, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन ओवरलैप टू ईच अदर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी चीज क्या बता दिया कि 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बात देख रहे हैं कि सर ओवरलैपिंग का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब एस इधर से आ जाए, पी इधर से आ जाए, नहीं। ओवरलैपिंग का एक एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। थोड़ा सा समझते हैं। हमने भी पी देखा, बोला था कि पी डंबल शेप होता है। ये रहा हमारा हाथ को हम डंबल शेप ले रहे हैं, ये रहा डंबल शेप और ये रहा दूसरा पी। या तो पी को हम ऐसे ओवरलैप करा दें या तो पी को ऐसे ओवरलैप करा दें, राइट। पी को हम ऐसे ओवरलैप नहीं करा सकते, पी को ऐसे या फिर ऐसे ओवरलैप नहीं करा सकते। कहने क्या चाहते हैं सब? कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी ओवरलैपिंग होगा वो एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होगा। यानी कि जो भी डायरेक्शन दिया होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दिया होगा, उसके अलोंग ही हम करा सकते हैं। जिसकी वजह से सिर्फ इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन की वजह से हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल नेचर का होता है। आगे पढ़ेंगे हम, यानी कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग जो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग। लेकिन सर जब बात बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही है तो हम क्यों नहीं ओवरलैपिंग ज़्यादा करा दे रहे? नहीं, हम जो भी बात करेंगे पीवीटी में 50% के अंडर ही करेंगे। यानी कि हमने कहा कि जितना अच्छा ओवरलैपिंग उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड, उतना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने जो बात बोली ये 50% के अंडर ही बात करी हमने, समझ में आया? यानी कि ओवरलैपिंग अच्छी तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी इतना ज़्यादा। अब देखिए पीवीटी एक बात और बोलती है, आगे क्या बोलती है देखते हैं। पीवीटी बोलती है कि जो भी ओवरलैपिंग लूप्स हैं वो सेम साइन में होने चाहिए। यानी कि साइन मतलब सर दिखा रहा हूं मैं, सेम साइन में होने चाहिए, समझा रहे? प्लस 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 प्लस। इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करा सकते हैं, लेकिन अगर हम निगेटिव बना दें तो इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। क्या समझ में आया? इसको हम वेव में पढ़ चुके होंगे, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो भी ओवरलैपिंग लूप्स हैं वो सेम साइन में होने चाहिए, ऐसा समझ। यानी कि ये इस वेव को जब हम पढ़ते हैं उस वहाँ पे तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। यानी कि क्या होने चाहिए? ये यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव फेज में होने चाहिए। एक बार पीपीटी को हम समराइज करते हैं। पीपीटी ने क्या बोला
वीवीटी कहता है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने आ रहे हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। मैक्सिमम 50% तक ओवरलैपिंग करा सकते हैं। उसके बाद वीवीटी ने कहा कि ओवरलैपिंग एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होनी चाहिए, यानी कि कहीं से भी ओवरलैपिंग नहीं करा सकते, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिया होगा उसके अलोंग ही ओवरलैपिंग करा सकते हैं। फिर वीवीटी ने बोला कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग उतना अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छे से मतलब कि स्ट्रॉन्ग। चौथी बात, अगली बात क्या बोली उसने, अगली बात उसने ये बोली कि जो भी ये ओवरलैपिंग लूप्स हैं वो सेम साइन में होने चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव फेज होने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई वीवीटी की बातें। अब थोड़ा सा हम शेप के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक सर आप ये बताते आए हैं जब हम शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ लेंगे तो इससे और अच्छे से ओवरलैपिंग समझ पाएंगे, ओवरलैप कैसे हो रहा है ऑर्बिटल लेवल पे समझेंगे। तो अभी तक एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड सर क्या एफ तक ही होता है? नहीं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट ढूंढे गए हैं वो एफ तक फुलफिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम एफ तक की स्टडी करते हैं। इसके आगे भी हो सकते हैं। तो हम एस का जो शेप होता है वो हम देखते हैं, ये होता है स्फेरिकल शेप। पी का जो शेप होता है वो होता है डम्बल शेप। डी का जो होता है वो होता है डबल डम्बल शेप। जब एफ की बारी आती है तो एफ के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका शेप जो है अभी भी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इसको कह देते हैं कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है, यहां तक पढ़ने के बाद आगे थोड़ा सा और अच्छे से हम अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। जैसे एस सब जब बताएंगे, एक बता दे रहा हूं, तो एस में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एस जो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है किनारे किनारे पे। पी का जब हम देखेंगे उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। आगे पढ़ेंगे, अभी बस यहीं तक रहने देता हूँ, ये बस बता रहा हूँ। पी में इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों? क्योंकि पीछे का रीजन क्यों है, क्या है? पी को और कितने कितने भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एस के कितने होते हैं, ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।